या आ गया क्या आ गया? हाँ, क्या आ गया जानते हैं आप सब? क्यों मैं हंस रहा हूँ? इसलिए हंस रहा हूँ कि यार आपका कंक्लूजन आ गया, समरी आ गया। क्या आ गया? समरी। जो पढ़ रहे थे फिजिक्स में हर एक टॉपिक में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे ना, आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपको समरी, कंक्लूजन। किसका? फिजिक्स का। हर जो भी फिजिक्स में है हर एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लगता है उससे किससे लगता है? फार्मूले से लगता है। तो हर एक फार्मूले को हम लिखे गए हैं। ठीक है, क्या क्या है आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। ठीक है, कि आपको रुकना है कि नहीं रुकना है इस वीडियो में, देखते जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, लीजिए और बढ़ा देते हैं हम। ये देखो, ये सभी आपके क्या हैं? फार्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, ये देखिए इसका, या फिजिक्स के सभी हम फार्मूले लिखे गए हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा, आपको रिमेंबर हो जाएगा, जिससे कि सवाल को लगा सकेंगे। या फार्मूला याद है, जब रास्ता हमें मालूम है तो हम जा ही सकते हैं ना, एकदम बिंदास जा सकते हैं। इसी प्रकार है कि यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रवि लॉन्फेट, आप सभी का वेलकम है उठ जा यक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है गति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मोशन। ठीक है, मोशन से रिलेटेड हम फार्मूले को आराम से पढ़ते हैं। ओके, यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, याद करते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसे बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, या ये ना याद रहे तो सीधा दूरी बराबर दूरी। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणते समय, तो उसके बाद गुणा भाग आप कह ही सकते हैं ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ओके, एकदम सिंपल है ना। ये तो अभी एकदम सिंपल है, अभी आगे चलेंगे तो फार्मूला मेन आएगा ना, जो याद है ये तो आपको याद ही होगा। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल को औसत कहते हैं। मतलब कुल दूरी, जितना वह दूरी तय किया गया है उसमें लगने वाले कुल समय अंतराल के अनुपात को हम बोलते हैं औसत चाल, जो इंग्लिश में होता है स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिफरेंस। ओके, सिंपल। ये देखिए वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल को वेग कहते हैं। v इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी। डेल एस मतलब विस्थापन, डेल टी मतलब समय अंतराल। ठीक है, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस, दैट इज द कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो याद ही होगा। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। फार्मूला कहाँ गए? त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है? त्वरण देखिए, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। अब इसका परिभाषा तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या लिखने की आवश्यकता है? फार्मूले को। तो फार्मूला ए इक्वल टू हो जाता है डेल वी अपॉन डेल टी। ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है ना, एक्सीलेटर, जो बाइक में एक्सीलेटर होता है ना, उसका एक्चुअल नाम क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है चलिए, अभी तो नहीं मजा आ रहा होगा। हाँ, आ गया। थोड़ा आप कुछ ध्यान देने के लिए ये आ गया। अभी तो सब आपको मालूम था, ये भी मालूम है। आई नो दैट आई नो दैट, तुम सबको सब मालूम है, केवल रिकॉल करना बाकी है। ठीक है चलिए, क्या है गति? चलिए आप देखते हैं क्या है गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड फार्मूले क्या है इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए, गति के समीकरण बेसिकली आपको तीन होते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब क्या होता है? ये देखिए अंतिम वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग, ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय। तो आपको फार्मूला याद रखना है, जिससे कि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। ओके, तो यहाँ क्या है? टू ए मतलब त्वरण, यस मतलब डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, चलिए, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस मतलब दूरी, यू मतलब प्रारंभिक, ठीक है, टी मतलब समय, ए मतलब त्वरण, टी मतलब
समय। ओके, जैसे st चली गई दूरी, जैसे st tवें सेकेंड में चली गई दूरी, जैसे 10वें सेकेंड में, 15वें सेकेंड में, 20वें सेकेंड में चली गई दूरी, तो उसके लिए रिलेटेड फार्मूला क्या है, st इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ठीक, तो याद रखना जब 10वें सेकेंड में, सॉरी tवें सेकेंड में चली गई दूरी पूछे तो यह फार्मूला लगाना, नॉर्मल से पूछे तो ये वाला। ठीक है, हाँ, तो यह याद रखना v का अंतिम वेग है, u मतलब प्रारंभिक वेग है, a मतलब त्वरण है, s मतलब चली गई दूरी है। केवल आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता है। ओके, और क्या है नेक्स्ट, ओह, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, देखिए क्या चेंज होगा उसमें, क्या त्वरण मतलब a था, यहाँ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा जो कि मान g है, तो v इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी। सेम एकदम क्या है देखिए, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही एकदम सेम इसका भी फार्मूला है, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी। ओके, चलिए सेकंड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। 2g, u क्या है, v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब ऊंचाई। ठीक है, थर्ड क्या है, h मतलब ऊंचाई बराबर ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी होता है, tवें सेकेंड में चली गई दूरी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस माइनस हाफ जी 2t माइनस 1। ठीक, फिर एक बार देख लेते हैं, v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, s मतलब चली गई दूरी, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, t मतलब समय। याद क्या करना है देखिए, ये तो आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए 3-4। ठीक है, उसके अलावा g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपका g का मान दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 भी होता है। ठीक है, अप्रोक्स 10 माना जाता है। यदि जी का मान नहीं दिया है तो हम जी का मान लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, चलिए, जी का मान होता है फीट में 3.2 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो याद रखना यह मान। ओके, आपको मान पूछा जाएगा पॉलिटेक्निक में सीधा। पॉलिटेक्निक में बहुत से ऐसे रहे हैं क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लिया जाता है कि फार्मूला क्या है, आपको दे दिया जाएगा। जैसे इसी में क्या है, इसमें पूछा जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, या u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा जब तक आपको सही से क्लियरिटी याद नहीं रहेगा, तो क्लियर से याद करना। ठीक है, आ जाते हैं नया चैप्टर आपका है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम क्या है देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए, बल जिसे बोलते हैं फोर्स, आपके फोर्स 2 टाइप्स होते हैं, पहला बैलेंस फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस फोर्स। असंतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, संतुलित बल क्या होगा, यदि हम किसी पर क्या कर दें बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस दीवार पर हम एकदम ठेलें, यदि इस दीवार पर ठेलें और कुछ भी कार्य ना हो तो उस पर कुछ भी बल काम ही नहीं करेगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा, बैलेंस फोर्स हो जाता है। जैसे इस दीवार को ठेलेंगे कुछ वर्ग होगा क्या, कुछ बल लगेगा, जब दीवार खसकेगी तब तो होगा, जब नहीं होगा तो मतलब कुछ नहीं, तो सही बोलेंगे बैलेंस बल। यह एक पेन है, यह आपका एक पेन है, इस पेन के द्वारा हम देखिए इस पेन को हम इधर से उधर इधर उधर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बल इसमें लग रहा है। जब कुछ ना कुछ बल लगता है तो उसका परिणामी बल शून्य ना होता है, तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित बल, जिसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक, बस इतने हैं, चले ठीक है। ओहो, आगे न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है सॉरी चलिए, प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, देखिएगा, इसे न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या होता है जड़त्व का नियम, देखिए एक बार पढ़ते हैं। विरामावस्था में रहेगी तो वस्तु, विरामावस्था में रहेगी वस्तु,
जब तक बाह्य बल न लगा जाए। मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, गत की अवस्था में तो गत की अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल लगा दिया ना जाए। जैसे यदि वस्तु क्या है हमारा, एक विरामावस्था में, कब तक रहेगी, जब तक इसमें बाह्य बल लगा ना दिए। इसमें देखिए हम बाह्य बल मतलब बाहर से बल एक लगा दिए, उठ गया पेन्ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, इनर्शिया ऑफ लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ काम होता है। चलिए आ जाते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। वाओ वाओ वाओ, दैट इज द ग्रेट। ओके, आनंद आ रहा है पढ़ने में, आपको आएगा या फार्मूला इसे पढ़ते जाइए, आपका सवाल ऑटोमेटिक आता जाएगा। न्यूमेरिकल तो आराम से लगा लोगे जब फार्मूला पता होगा, ठीक है। क्या है देखिए, दूसरा नियम जिसे बोलते हैं सेकंड लॉ, या क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद करना है न्यूटन के दूसरा नियम को, F बराबर एम में। F यहाँ क्या है, बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, तो F बराबर एम ए, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स मास एक्सीलरेशन। ओके, तो आपको यहाँ डेरिवेट नहीं करना है, हम ऑलरेडी डेरिवेट कर दिए हैं, ठीक है। क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल उसके अनुक्रमानुपाती होता है लगने वाले संवेग और उसमें टाइम के, ठीक है, अनुपात। तो लगने वाला क्या क्या हो गया, संवेग, सॉरी किसी भी लगने वाले संवेग तथा उसमें टाइम के अनुपात को के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, बल, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन गति के नियम से। इसे हम प्रूव करते हैं तो आपका आ जाता है बराबर एम में आ जाता है। एम में मास्टर ऑफ आर्ट नहीं होगा, यहाँ मास और एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। एम में बहुत लोग पढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या कहता है न्यूटन के गति का तीसरा नाम, आइए समझते हैं। ओके, क्या है देखिएगा, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपसे सीधा डायरेक्ट पूछेगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे दिएगा जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, और ऐसे एक दो नियम दे दिया जाएगा। बहुविकल्पित होता ही है, ऑप्शनल ना। सीधा आपको यदि पता रहेगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो आप तुरंत ऐसे मारेंगे, ये करेक्ट 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 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। जितना पीछे हम खींचेंगे उतना चीज़ कोई आगे खींचेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे यदि हम एक गिलोल लेते हैं, गिलोल, ठीक है, जो चलाया जाता है, गिलोल को हम जितना तेज उस रबर को खींचेंगे पीछे तरफ उतना तेज वह आगे फेंकेगा, वही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसी में बंदूक में यूज किया जाता है, रॉकेट में। रॉकेट में कैसे करते हैं, जितना तेज से धुआं पीछे ठेलेगा उतना तेज से रॉकेट आगे उड़ेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जल में तैरने के लिए। जल में कैसे तैरते हैं, जितना तेज पीछे से इसे पानी को ठेलेंगे उतना तेज हमारी बॉडी आगे बढ़ेगी ना। इसी को क्या कहेंगे, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए और क्या, संवेग, मोमेंटम, जिसे बोलते हैं मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, चलिए आइए देखते हैं। P इक्वल टू एम बी, पी मतलब संवेग, एम मतलब द्रव्यमान और वेग मतलब v। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं, सिंपल, ठीक। तो यह आपको याद ही रखना है, P बराबर एम बी, पी मतलब संवेग, एम मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग होता है। और ये तो आप सब जानते ही हैं, उठ जाए एक्स, दिस इज द माई कंपनी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, बल का आवेग। बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ लॉ, क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स है। क्या है देखिएगा, बल का वेग इक्वल टू बल गुणते समय अंतराल को हम कहते हैं बल का आवेग, जिसे वह सिंबलाइज करते हैं आई इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ मतलब बल, टी मतलब समय अंतराल। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आई कहते हैं। आई मतलब बल का आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। आई मतलब आवेग, एफ मतलब बल, टी मतलब समय। तो आपको यही याद करना है, आई इक्वल टू एफ टी। ओके, मजा आ रहा है।
पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। आ गया आपका, आ गया, आ गया क्या भार, ठीक है, देखिए एक बार तो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, भार बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। किसी पर लगने वाला द्रव्यमान तथा उससे गुरुत्वीय त्वरण के बीच के गुणनफल को हम बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है। तो W बराबर m जी याद करना है। W मतलब भार, वेट होता है, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान होता है, g मतलब ग्रेविटी होती है जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो W मतलब भार, M मतलब मास, G मतलब ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। बस आप सबको तो याद ही है, याद हो रहा है ना सभी को। आ गए किस पे, नया चैप्टर आपका। कौन सा चैप्टर आ गया, कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। चलिए क्या है, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन को हम कहते हैं कार्य। मतलब किसी भी क्या है, एक बल लग रहा है और बल की ही दिशा में विस्थापन हो रहा है, उसके गुणनफल को बोला जाता है कार्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्य। तो W बराबर F इंटू यस, और हो जाता है जब कोई थीटा हो तो W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। F मतलब फोर्स, यस मतलब डिस्टेंस जिसे विस्थापन में आया है, ठीक है, दूरी। कॉस थीटा लिया जाता है। अब थीटा किस पे जा रहा है, जैसे यदि कोई भी बल की दिशा में क्या हो, लंबवत लग रहा है, कोई बल लंबवत ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो उसमें यदि लंबवत है तो मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री कर देंगे, यह 90 तो कॉस 90 मान 1 हो जाता है, कॉस 90 मान 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो कॉस 90 मान 0 हो जाएगा, तो पूरक मान 0 हो जाएगा। यदि समांतर के लिए, जब उस पर क्या है, यहाँ पर है तो उसमें समांतर ऐसे बल लग रहा है, तो वहाँ क्या थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा मान 1, तो F इंटू यस ही बचेगा, ठीक। तो याद रखना है W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। 1 जूल बराबर 10⁷ आर्गसीजियस पद्धति में होता है, ओके। याद हो रहा है, याद हो रहा है आप सभी को। चलिए आ जाते हैं सामर्थ्य। क्या है, वाह क्या सामर्थ्य दिखा रहा है वो। क्या है, पावर। सामर्थ्य का इंग्लिश होता है पावर, ठीक। पावर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे समय को हम पावर कहते हैं। मतलब किसी भी काम को किया गया कार्य तथा उसके अनुपात में जो उसमें समय लगता है तो उसे हम सामर्थ्य करते हैं। एकांक समय में किया गया कार्य, इस बोलते सकते हैं, ठीक है। एकांक समय में किया गया कार्य को हम सामर्थ्य बोला जाता है, ठीक है। जिसे सामर्थ्य को P से दिखाते हैं, P बराबर W/T। W मतलब वर्क हो गया, T मतलब टाइम हो गया, तो W का मतलब जूल प्रति सेकेंड है। या पावर को हम दिखा सकते हैं वाट भी मात्रक दिखा सकते हैं, ठीक। चल 1 किलो वाट बराबर, जैसे कि आप जानते हैं 10⁻³ वाट मतलब 1000 वाट होता है। 1 किलो मतलब 1000 वाट, ओके। और क्या है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट हो जाता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर ना बराबर क्या 746 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखना 1 HP बराबर 746 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1000 इंटू 3 क्या है 3600। तो इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल किसके 1 किलो वाट हार्स बराबर, ओके। क्या बात है, फार्मूला बहुत तेज याद कर रहे हो आप सब। हाँ, इसका PDF हाँ मिल जाएगा, पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। यह जो पूरा का पूरा PDF हो जाएगा, कहाँ पर PDF मिलेगा, उठ जा यक्स, ठीक है, उठ जा यक्स टेलीग्राम चैनल पर, ठीक।
आप टेलीग्राम पर जाइएगा, उठ जाइए सर्च करिएगा तो उसमें आपको डालिएगा पॉलीटेक्निक फिजिक्स फार्मूला, तो आपको यह तुरंत आ जाए, पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है चलिए आ जाते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता मतलब जो भी हम कार्य करने की हमारे पास शक्ति है, ऊर्जा है, उसी को हम कहते हैं कार्य ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा, यह ऊर्जा 2 टाइप्स का मेनली होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। या मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, वस्तु की चाल या वेग। ठीक, चलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। क्या होता है? mgh सॉरी, चलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो यह मतलब द्रव्यमान होता है, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, h मतलब ऊंचाई होता है। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ज़्यादा नहीं, अभी कुछ टाइम है, रुकिए, तो उसके बाद फिर समझ गए होंगे आप। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? द्रव्य स्थैतिकी। क्या है? द्रव्य स्थैतिकी, जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक। चलिए दाब इसमें पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं प्रेशर। तो दाब क्या होता है वो देखते हैं। किसी तल पर इकाई क्षेत्र पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल। मतलब क्या है? आपका कोई एक क्षेत्रफल है, ठीक है, यह क्या है? आपका एक क्षेत्रफल है, इस पे लगने वाले लंबवत बल को हम क्या कहेंगे? दाब कहते हैं। तो P बराबर F/A। F मतलब बल, A मतलब एरिया, F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया। ठीक है चलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं तो सीधा दाब का मात्रक बोल सकते हैं, पास्कल होता है। ठीक है, चलिए जल में 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। यदि क्या है? जब जल में 10 मीटर नीचे जाते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है, मतलब उस पर दबाव ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना, पूछ सकता है ऑप्शनल में, एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? ओहो नया चैप्टर क्या आ गया? सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में संबंध। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन? ठीक है, यह आपका फार्मूला है C/5 = F-32/9 = K-273/5। आपको 2 मान दिया जाएगा, तीसरा पूछ सकता है, या एक सेल्सियस दे दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा, फ़ारेनहाइट दे दिया जाए तो केल्विन में पूछेगा। आपका जैसे 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो उसे पूछेगा, कहेगा इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करो, सीधा इसे चेंज कर देंगे, सेल्सियस का मान 40 रख देंगे, इसको गुणा तिरछा भाग करा के आपका मान निकाल ले तो आज फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ओके, तो परम ताप क्या होता है ये देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट एकदम परम ताप, ऊंचाई, हाईएस्ट पीक। ठीक है चलिए, तो T = 273 + θ कोष्टक बंद डिग्री क्या होता है? डिग्री केल्विन। ठीक है, इसका मतलब आपका यदि कोई भी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में बन जाएगा, जो कि होता है परम ताप। कोई भी आपका सेल्सियस मान दिया रहे उसमें 273 क्या कर दें? ऐड कर दें तो आपका केल्विन बदल जाएगा, वही होता है परम ताप। तो परम ताप चेंज करने के लिए 273 + केल्विन होता है, सॉरी सेल्सियस होता है। चलिए आ जाते हैं 20 हम पदार्थ के अनुगत सिद्धांत तथा गैसों के नियम पर।
यह तो याद करने वाला ही बात है, ठीक है। बॉयल्स का नियम जो होता है, बॉयल्स लॉ, देखिए याद करिएगा, P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2, ठीक है। इसे बोल सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल टू V2 अपान V1। या बॉयल्स का नियम याद रखना। P मतलब क्या है, प्रेशर है, जिसे बोलते हैं दाब। V मतलब आयतन। यह आपको 4 पॉइंट दिया है, एक आयतन है, दूसरा भी आयतन है, पहला प्रेशर, दूसरा प्रेशर, ठीक है। इसमें उसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा। आपको 3 पॉइंट दिया जाए तो 1 पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि P1 और P2 V2 का मान दे दिया जाए तो V1 का मान पूछ लिया जाएगा कि इसका बॉयल्स का नियम क्या होता है। ऑप्शन में सीधा पूछेगा बॉयल्स का नियम क्या है, तो आप सीधा बता दीजिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। याद रखना, बॉयल्स के नियम में प्रेशर और वॉल्यूम होता है, ठीक है। चल, और क्या है देखिए, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम भी अच्छा है, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2, ठीक है। तो V मतलब क्या है, आयतन, T क्या है, परम ताप या टेम्परेचर, ठीक। इसमें क्या है, V1 T2 इक्वल टू V2 T1। तो याद रखना, उसमें बॉयल्स में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम है, इसमें क्या है, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम और टाइम है, ठीक। आपको यह याद करना है, सही से 2-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक। आ जाते हैं दाब का नियम, ये भी वही है, P1 इक्वल टू T1 या इक्वल टू P2 इक्वल टू T2। ये भी P1 T2 इक्वल टू P2 T1। P मतलब प्रेशर, T मतलब टेम्परेचर, ठीक। याद रखना, प्रेशर और टेम्परेचर किसी में है और किसी में वॉल्यूम और टाइम है, और किसी में क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर है। तो दाब में क्या है, प्रेशर और सॉरी दाब में आपका प्रेशर और टेम्परेचर है। P1 इक्वल टू P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान T1, यह याद रखना, ओके। चलिए और एक आ जाते हैं, ये है गैस का समीकरण। गैस का समीकरण जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ गैस, PV इक्वल टू KT। PV इक्वल टू KT क्या है, P मतलब प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम है, T मतलब टेम्परेचर है, K मतलब कांस्टेंट है, जिसे एक नियतांक है। इसी एकदम यही से रिलेटेड है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर RT। इसमें भी वही सब कुछ है, P मतलब क्या है, प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, R यहाँ क्या सार्वत्रिक नियतांक है, T मतलब टेम्परेचर है। याद रखना, आदर्श गैस समीकरण पूछे तो P बराबर RT, गैस का समीकरण सिंपल पूछे तो P बराबर KT। तो यहाँ सभी रिलेटेड हैं कुछ न कुछ। उसमें प्रसार से हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएं। इस वीडियो में हमने आपको कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट के पूरे फिजिक्स के फार्मूले को लिखाया और समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को फार्मूला याद हो जाएगा ना, ऐसे गाड़ी चलेगी फिर, मतलब ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, हाँ ना। जब सवाल फार्मूला आता रहेगा तो आपको वो सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मिलते हैं इसे फार्मूले लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉर्निंग, ओके।